का फरमारवा था फर्रुख शेर, जो गोरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, मजबूरन गोरों के साथ कारोबार कर रहा था। अब वो वाली हिंद है। ठीक है। औरंगजेब आलमगीर के बाद 10 बतदरीज मुख्तलिफ अदवार में चेंज हुए और सल्तनत आ गई फर्रुख शेर के पास। जो सूबे थे ना सर, वो सूबे के जो गवर्नर हुआ करते थे, ज़्यादा तादाद उनमें से खुद को वहाँ का एक मुकम्मल फरमारवा डिक्लेयर कर दिया और वो गवर्नर की बजाय हो गए नवाब। हर रियासत का अलग नवाब सूबे टूटने शुरू हो गए। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया खुद को कि मैं अपनी रियासत का खुद जिम्मेदार हूँ। जी। फर्रुख शेर को अब इतनी भारी मिकदार में तहफ़ दिए गए, मैं उसे रिश्वत का नाम दूंगा, इतनी भारी मिकदार में तहफ़ दिए गए गोरों की जानिब से कि वो उनके गर्वेदा हो गए। फर्रुख शेर क्योंकि गोरों ने बड़ी रिश्वत दी उन्हें। सर, बर्रे सगीर हिंद का जो जवाल है उसकी वजह नंबर 1 लालच और दूसरे नंबर पे गद्दारी है। गद्दारों की सरजमीन और लालची लोगों की सरजमीन को गोरों ने अपनी साजिश के ज़रिए भरपूर अंदाज में लूटा और उस लूट के असरात आज तक मौजूद हैं। आज तक वो लूट के असरात मौजूद हैं। वो तब से अब तक हम पनप नहीं सके। अब सर, ये जो फर्रुख शेर है, ये बंगाल में खुल के खेलने की इजाज़त दे देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं भी वो खुली छुट्टी है आपको, जैसे मर्जी काम करो। ना तो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स लिया जाएगा, अच्छा टैक्स फ्री, ना आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चेक किया जाएगा, ना आपके साजो सामान को जो इधर से उधर से इधर आएगा उसको चेक किया जाएगा। अब गोरा जितने भी पैसे कमा रहा है वो उसकी जेब में जा रहे हैं, वो सीधे गोरा सरकार, रियासत को कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा। कोई नवाब को टैक्स नहीं दिया जा रहा। 3,000 रुपए जो सालाना टैक्स था, वो 3,000 रुपए सालाना टैक्स में अब गोरे खुल के खेल रहे हैं। फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां लग रही हैं, तिजारत भरपूर अंदाज में हो रही है और फाइनली गोरा इतना मजबूत हो गया है कि वो अब बंगाल पे कब्जे के ख्वाब देख रहा है कि अब मैंने बंगाल पे कब्जा कर लेना है। क्योंकि बंगाल जो है वो सोने की चिड़िया थी। फर्रुख शेर के मेहरबान होने की एक और भी वजह थी। एक, फर्रुख शेर इसलिए मेहरबान हुआ कि रिश्वत मिली। दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह थी कि एक सर्जन था गोरा, हैमिल्टन। फर्रुख शेर को कोई एक बीमारी थी जिसकी निस्बत तारीख में लिखा नहीं हुआ कि वो बीमारी क्या थी। हैमिल्टन उसका इलाज करता है और वो भला चंगा हो जाता है, वो सेहतियाब हो जाता है। अब वो हैमिल्टन भी आंख का तारा बन जाता है, गोरे बहुत करीब आ जाते हैं, महल सरा तक उनकी खुलेआम रसाई हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी छा जाती है, मजबूत हो जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो हो जाती है मजबूत, लेकिन मुगल सल्तनत आखिरी दर्जे तक कमज़ोर होती चली जाती है। अच्छा, इसमें यह भी अंसर है कि जहाँ पे पैसा काम नहीं आता था, रिश्वत काम नहीं आती थी, वहाँ पर औरतों का सहारा लिया जाता था, अयाशी करवाई जाती थी। नहीं, अयाशी का पहलू इसमें नहीं है। मुगल खुद से बड़े अयाश थे। ठीक है। उनके लिए पहले ही रियाया की जानिब से बहुत कुछ पेश किया जाता था। लेकिन बड़ी फतेह हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी को जब उन्हें तिजारत की खुली छुट्टी मिल गई बंगाल में। मुगल सल्तनत इस हद तक कमज़ोर हो गई कि भूखों मरने लगे। अच्छा, ये ऐसा भी है कि जो बंगाल में सनतें थीं, उन सनतों, कपड़े की जो सनतें थीं, जो खड़ियाँ थीं, उनको बंद करवाया गया और मशीनी कपड़े का इस्तेमाल पर जोर दिया गया क्योंकि वो बरतानिया से आता था या वहाँ की मशीनें बरतानिया से मंगवाई गई थी। गोरे ने जो सबसे बड़ी गेम खेली है बर्रे सगीर हिंद में, वो गेम की तो समझ नहीं आई ना आखिरी वक्त तक। वो गेम ये थी कि बर्रे सगीर हिंद से पैसा इकट्ठा किया टैक्सेस की शक्ल में, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया। किसान पे टैक्स, तिजारत पे टैक्स, पैसा लिया टैक्सेस की मद में और माल उसी पैसे के एवज माल खरीदा और वो माल खरीद के बाहर भेज दिया, वहाँ पे अपनी मनमर्जी की कीमत वसूल की। तो ये
हमारा ही पैसा, हाँ, बरसगीर हिंद का ही पैसा हम ही को वापस दे के हमसे इजनास खरीद ली गई, पैसा भी हमारा, माल भी हमारा। अब सर जब बंगाल पे बरसगीर हिंद के एक बड़े मकाम पे जब गोरा साहब ने कंट्रोल हासिल कर लिया है पूरी तरह से, तो फिर इधर पश्तून एक खित्ते के वाली बन गए, दिल्ली भी कब्जे में आ गया, एक साइड पे सिख छा गए, हाँ, एक साइड पे पश्तून छा गए, दिल्ली भी कब्जे में आ गया। फर्रुख शेर के पास अब बंगाल का एक बड़ा महदूद इलाका रह गया जहां से उसकी आमदनी होती थी, जिसका टैक्स वो लेता था बस। जिसका टैक्स वो लेता था। ठीक है। अब सर वालिए बंगाल जो है ना जी, अली वर्दी का इंतकाल हो गया, वो उसकी डेथ हो जाती है 1756 में। अली वर्दी की डेथ के बाद सिराजुद्दौला एक बड़ा नाम है, हाँ, बहुत बड़ा नाम सुना है उसका। सिराजुद्दौला की हुकूमत कायम हो जाती है बंगाल में। ठीक है। सिराजुद्दौला को गोरों की 3-4 चीज़ों से इख्तलाफ था। ठीक है। एक तो उसे इख्तलाफ था कि ये यहाँ पे कले बनाते हैं, दूसरा इख्तलाफ था कि ये जो मुग़ल हुकूमत है उसके साथ इनको इतनी खुली छूट है कि ये पॉलिसीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। तीसरी चीज़ ये थी कि जो सिराजुद्दौला जिन लोगों से नाखुश होता था, जिन लोगों को वो अपने वो कहते हैं कि छोटे छोटे जो, जैसे आप कह लेंगे छोटे छोटे हुक्मरान जो सरदार होते थे कबीलों के, हरकारे वगैरह, सरदार कबीलों के, जिनको वो फारिग कर देता था, वो गोरा सरकार उनको खुद से शामिल कर लेते थे अपनी टीम में शामिल, और वो सिराजुद्दौला के खिलाफ हो जाते और वो सिराजुद्दौला के खिलाफ हो जाते थे। अब कोई सरदार किसी ना किसी हद तक तो अपने कबीले में उसका तसल्लुत होता है, बिल्कुल पॉपुलर होता है, फिर उसके बाद उसकी से होती है वहाँ पे। अगर वो हुक्मरान नाराज है तो जरूरी नहीं कि रियाया भी नाराज है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही है। तो उनके लिए हमदर्दियां मौजूद होती हैं। गोरे ने जो चालबाजी की है वो उन सब सरदारों को भी अपने साथ शामिल किया। ये जो सिराजुद्दौला है सर, सिराजुद्दौला बड़ा सख्त आदमी था। असूल पसंद आदमी था या बेजा सख्तियां? नहीं, असूल पसंद आदमी था। इसको ये एक आंख नहीं भा रहे थे। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तमाम तर चालबाजियां जो थीं इससे वो नाला था, और फाइनली उसने 30,000 का लश्कर तैयार किया और हमला कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया। फैक्ट्री पे कब्जा करने के बाद जितने मजदूर थे, जितनी उनकी लेबर थी, उनके काम करने वाले थे, उनके इंचार्जेस थे, उनको काल कोठरी में डाल दिया। वो लोग ओवरनाइट दम घुटने से सब के सब मर गए। हालात फिर खराब हो गए, एक बार हालात फिर खराब हो गए। अब रॉबर्ट क्लाइव एक शख्सियत है, नाम आपने सुना होगा। अब रॉबर्ट क्लाइव की ड्यूटी लगाई गई कि बंगाल हाथों से निकल गया, बंगाल वापस चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव ने फिर वहाँ जाके नए सिरे से मामलात को संभालने की कोशिश की। रॉबर्ट क्लाइव समझदार आदमी था, बड़ा चालाक आदमी था। रॉबर्ट क्लाइव ने एक किरदार हुआ है जिसे गद्दारी का तमगा दिया गया, मीर जाफर। अच्छा, मीर जाफर इधर थे जी। हकीकत में उनका नाम मीर जाफर था। मीर जाफर जो थे वो जर्नैल थे सिराजुद्दौला के। ओके। उसकी आर्मी के जनरल थे। और मीर सादिक भी इसमें था? मीर सादिक अलग से करता ठीक है। मीर जाफर को उन्होंने खरीद लिया। ठीक है, उससे डील हो गई जी, रॉबर्ट क्लाइव ने। एक वहां का हिंदू बनिया था जो पूरे बंगाल का बनिया था, वो समझे वो बैंक था। ठीक है। वो लोन दिया करता था। राज सेठ गालबन उसका नाम था। वो तमाम जितने भी बंगाली थे, बंगाल के जो लोग थे, उनको वो रकम उधार दिया करता था। उसे भी खरीद लिया। उसके साथ भी सांठ गांठ हो गई। मीर जाफर से कहा कि तुम्हें बंगाल का हुक्मरान बना दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ का नवाब बना देंगे, सरदार बना देंगे। और जो सेठ था हिंदू, उसे कहा कि तुम्हें, चूंकि तुम खौफजदा रहते हो सिराजुद्दौला से, सिराजुद्दौला का तुम्हें बड़ा डर लगा रहता है, क्योंकि वो डरता था कि सिराजुद्दौला कहीं मुझ पे काबज़ ना हो जाए,
मेरे मामलात पे वो कंट्रोल ना हासिल कर ले, टैक्सेस वगैरह की मद में और इस तरह से, क्योंकि पैसा उसके पास बेतहाशा था। अब सर ये 2 लोग खरीद लिए गए। ठीक है। यहाँ पे अब एक बड़ी जंग होती है, जैसे जंगे प्लासी कहते हैं। जिसे जंगे प्लासी का नाम दिया गया। इस जंग में बड़ा काम खराब होता है सर। मीर जाफर गद्दार हो चुका है, चीफ ऑफ आर्मी है, जो पैसा खर्च करने वाली शख्सियत है, वो भी, जो सिराजुद्दौला को भी पैसा देता था, वो भी उनके साथ नहीं है। वो भी गोरों के साथ मिल गया और वो गोरों पे पैसा खर्च कर रहा है। हाँ, तो गोरे मजबूत हो गए। गोरे मजबूत, ठीक है। अब ये जो जंग हुई है सर, इस जंग में बदनसीबी या शोमाई किस्मत कह लें आप कि बारिश हो गई। ओके। गोरे की तमाम तर मशीनरी जो थी वो प्रोटेक्टेड थी। ओके। मंजीन के वगैरह जो भी सिराजुद्दौला की जो मैकेनिज्म था वो प्रोटेक्टेड नहीं था। वो जो बारिश हुई और वो बड़ी शदीद बारिश थी, उसके नतीजे में सिराजुद्दौला की तमाम तर गोला बारूद जो था वो नाकारा हो गया। ओके। तो फिर तो किसी काम का नहीं रहा वो। रिजल्टेंटली जो मीर जाफर की प्लानिंग थी वो कामयाब, वो प्लानिंग का वक्त आ गया। उसकी प्लानिंग ये थी कि जंग हारनी है और मीर जाफर वहां पे वापसी का रुख इख्तियार कर लेता है, फौज को पीछे हटा लेता है, फौज को वापस बुला लेता है। ठीक है। ये मीर जाफर को वहां का सरदार बना देते हैं वादे के मुताबिक ईस्ट इंडिया। मीर जाफर अब नवाब है बंगाल का। ठीक है। वादा नहीं पूरा किया, ये उनकी मजबूरी थी। गोरों ने कई वादे किए। हाँ, क्योंकि अवाम जो है वो गोरों के साथ नहीं होनी थी। अवाम मुतमिन उसी वक्त होती जब उन्हीं में से एक बंदा जो और है वो, उससे भी बड़ी वजह ये थी कि वो जो इंटरनल इश्यूज हैं किसी भी, वो जानते थे, वो ज्यादा जानते थे। और इधर लड़ाई हो गई, फलां ने इनकार कर दिया, फलां, तो वो उस किस्म के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते थे। उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ वेल्थ पे थी। वो क्या करते थे कि जहां भी वो कब्जा करते थे वहां पे किसी और को ही मोहरा सरदार बना के बिठाते थे, रेवेन्यू खुद कलेक्ट करते थे, ये मालो जर इकट्ठा करते थे और नजर रखते थे दौलत पे, टैक्सेस पे, अजनास पे, प्रोडक्शन पे। ये सारे का सारा गोरा हासिल कर रहा था। ये जो कलेक्टर का एक लफ्ज आपने सुना, कलेक्टर, तो ये कलेक्टर का आज तक भी कलेक्टर चला आ रहा है, तो ये गोरे का ही बनाया हुआ है।